जय काल भैरव। साथियों, आज आपको इस वीडियो में अपनी सबसे बड़ी परेशानी का असली हल मिलेगा। वो भी कैसे? आपकी अपनी कुंडली से, जो राहु आपको दे रहा होगा। इसीलिए आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करिए। इस वीडियो के एंड में कुछ उपाय मैं बताऊंगा, जिसके करने से आप उन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप पूरी वीडियो स्किप करके उपाय की तरफ जाएंगे तो वो उपाय आपको समझ ही नहीं आने वाले। इसीलिए पहले अच्छे से पूरी वीडियो को समझिए, उसके बाद उन उपायों को सुनिए। जो राहु की अदृश्य दो दृष्टियां होती हैं, जो आपको दे रही हैं उन परेशानियों से छुटकारा। जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा कि राहु की तो 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। लेकिन क्या आपको पर्सनली ये लगता है कि राहु सिर्फ इतनी ही दृष्टियों से आपके जीवन को प्रभावित करेगा? सभी एस्ट्रोलॉजर्स इन बातों से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व करनी है, तो उस प्लेनेट को हर पर्सपेक्टिव से देखना होगा, डीपली समझना होगा। अब आप तो नहीं जानते कि राहु की इन 3 दृष्टियों के अलावा भी 2 दृष्टियां होती हैं, जो अदृश्य हैं। आपको भी कभी ना कभी ये फील किया होगा आपने कि सब 12 भावों पर क्यों अटके हुए हैं, 12 राशियों पर अटके हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है वही नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 12 भावों में राहु के फल पर बात करेंगे तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो बहुत कॉमन हैं। हर कोई बताता है क्योंकि वो बेसिक है। लेकिन अगर आपको अपनी परेशानी का हल निकालना होगा तो भावों से आगे बढ़ना होगा। जो नॉन दृष्टियां हैं उनसे भी आगे बढ़कर उनके बीच के वो गैप्स को समझना होगा, जो कोई नहीं समझाएगा आपको। अब आप ध्यान से सुनेंगे और इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। मैं जो आज बात करके आपसे कहना चाहता हूं, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो खुद कोई रोशनी नहीं देता, लेकिन इसकी चाल, इसकी दृष्टि, इसकी माया, ये सब मिलकर आपके जीवन में या तो एक बड़ा चमत्कार करते हैं या आपको एक अनगिनत उलझनों की दुनिया में फंसा देते हैं। लेकिन जो असली गूढ़ बात है वो ये कि राहु के 6 घर आगे और 8 घर आगे क्या चल रहा है, वही असल में राहु का राज खोलता है। अब सुनिए, राहु वहां बैठकर जहां देखता है पंचम दृष्टि से 5वां, सप्तम दृष्टि से 7वां और नवम दृष्टि से 9वां घर। लेकिन जो बात छुपी रहती है वो होती है छठे और 8वें घर में, जो इन दृष्टियों के बीच में आते हैं। और इसे शास्त्र कहते हैं पाप कर्तरी पार्श्वगामिनी दृष्टि। यानी राहु जिन 2 घरों को सीधा देखता है, उनके बीच के घरों में वो अप्रत्यक्ष रूप से भारी असर डालता है। और ये बात आज की सोशल मीडिया वाले ज्योतिष में नहीं है, आजकल की पॉडकास्ट वाले ज्योतिष में नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से लिखी गई है। लेकिन ये वो चीज है जो ना ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना आपको बताते हैं, और ना इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स तो सिर्फ ग्रहों को देखा, उनकी दृष्टि देखी, उनके भाव देखे, आपकी कुंडली में क्या दोष है सबसे पहले तो वो वही बताएंगे। क्या अच्छा है वो तो बताने में उनको उनको आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम जब भी किसी कुंडली को देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो पूरे शास्त्रों के अनुसार करते हैं। यही वो
सीक्रेट पॉइंट हैं जो राहु की दशा, महादशा, उसके ट्रांजिट और उसके असर को समझने में सबसे बड़ी कुंजी साबित होते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माइनम तू महेश्वरम, यानी माया रचता है वो भी भगवान की ही शक्ति से चलता है। राहु उस माया का प्रतिनिधि है, उसकी माया वहीं ज्यादा खेल करती है जहां से 6 घर और 8 घर आगे की स्थिति अनकही रह जाती है। शास्त्रों में एक गुण सिद्धांत है, जहां राहु की दृष्टि नहीं पहुंचती वहां उसकी माया पहुंचती है, और ये माया सबसे ज्यादा हावी होती है। और राहु से 6 घर और 8 घर आगे जहां ना वो सीधा देखता है, ना कोई साफ संकेत देता है, लेकिन वहीं से जीवन की सबसे बड़ी उलझनों या फिर ब्रेक थ्रू बनते हैं। राहु कभी भी सामने से वार नहीं करता। ये खेल होता है 6ठे घर का और 8वें घर का, राहु से, जहां राहु आपका पूरा भाग्य बदल सकता है या उसे फंसा सकता है। 6 घर आगे ये वो जगह होती है जहां राहु आपको एक्शन कराता है, लेकिन बिना सोच समझ के। 8 घर आगे वो जगह होती है जहां राहु आपको भ्रम में डाल देता है कि आप बहुत कुछ जान गए हो, लेकिन वहीं से आपका सबसे बड़ा पतन भी होता है। मतलब राहु अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी इनविजिबल स्ट्रेटजी वही बनती है इन 2 घरों में। और यही वजह है कि आज हम इस पूरे टॉपिक में एक एक भाव में जाकर समझेंगे, राहु से 6 घर आगे और 8 घर आगे क्या छुपा है, और कैसे ये दोनों घर बनाते हैं आपके जीवन का असली चमत्कार या असली परेशानी का केंद्र। इसीलिए सभी की कुंडली को खोल लीजिए, एक पेपर और पेन लेके बैठिए। मैं अब इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है, तभी जो उपाय मैं लास्ट में बता रहा हूं वो आपको समझ में आएंगे। राहु आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि आपके लगन में बैठा है, तो राहु यहां से 6th हाउस और 8th हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट योग बनाता है। क्यों? क्योंकि जो 6 घर आगे पड़ता है वो पड़ेगा यहां से 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु का, और जो 8 घर आगे पड़ेगा वो पड़ेगा अष्टम भाव। और ये दोनों भाव ऐसे होते हैं जो या तो आपके जीवन में बड़े कलेश और संकट ला सकते हैं, या फिर एकदम उल्टा बड़े चमत्कार भी दिखा सकते हैं। बस पूरा खेल इन दोनों भावों के लॉर्ड्स का और वहां बैठे प्लैनेट्स का होगा। आपको ये देखना होगा कि जो 6th और 8th हाउस के लॉर्ड आपके चार्ट में किस तरह से बैठे हैं। अगर वो अच्छी प्लेसमेंट में है, यानी कि अपने घर में या उच्च राशि में, या फिर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको नौकरी, पैसा, कंपटीशन और हेल्थ में अनएक्सपेक्टेड तरक्की मिल सकती है। लेकिन अगर ये लॉर्ड्स गलत जगह बैठे हैं, या नीच के हैं, या पाप ग्रहों के साथ जुड़ गए हैं, तो आपके जीवन में क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, एनिमीज और सडन लॉसेस ला सकते हैं। आप समझिए बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। 6th हाउस आपका है रोग, ऋण और शत्रु का। यहाँ हेल्थ इश्यूज, डेली स्ट्रगल्स, जॉब, फाइट्स और लोन रिलेटेड प्रॉब्लम का गेम होता है। और वहीं जो 8th हाउस है वो है आपका सडन इवेंट्स का घर, यानी कि झटके, एक्सीडेंट्स, मेजर अप्स एंड डाउन्स और आपके इन लॉस से रिलेटेड लाइफ की चीजें। अगर यहाँ बैठे प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही होगी और वो प्लैनेट्स गलत जगह होंगे, तो समझिए जीवन में ऑन गोइंग खींचने वाली कभी ना कभी तकलीफें आ जाएंगी। अब मान लीजिए राहु पहले भाव में बैठा है और 6th हाउस में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है, जैसे कि तुला राशि में। तो समझिए उस
वीनस की दशा आपको ब्यूटी, कंफर्ट, जॉब ग्रोथ और फीमेल सपोर्ट दे सकती है। लेकिन वही वीनस अगर दुश्मन राशि में होगा या अफ्लिक्टेड होगा, तो वही दशा आपके लिए ट्रबल इन मैरिज, फिजिकल इलनेस या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ले आएगी। इसलिए राहु के बैठने से सिर्फ वो घर ही नहीं, उससे 6 और 8 घर आगे के इफेक्ट समझना जरूर होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब राहु पहले भाव में होगा तो व्यक्ति में एक ओवर स्मार्टनेस आ जाती है। आप हर काम में चालाकी, जुगाड़ और प्लानिंग दिखाना चाहेंगे। आपका जो माइंड है वो कॉन्टिन्यूसली सोचेगा कि मुझे कैसे फायदा मिलेगा। ये सेल्फ फोकस्ड एटीट्यूड आपको दुनिया से अलग तो बना देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये जीवन के असली रिलेशंस को अफेक्ट भी करेगा। आप अपने आप में इतने बिजी हो जाते हो कि कभी-कभी लोगों से कनेक्ट करने में दिक्कत आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा या 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, तो ऊपर से राहु पहले भाव में, तो समझिए कि आपकी मैरिड लाइफ, घर का सुख और मन की शांति सब किसी न किसी चैलेंज से गुजरेगी। यानी शादी के बाद ससुराल से टेंशन या पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे इश्यूज हो सकते हैं। अब राहु आपका 2nd हाउस में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा होगा, तो राहु से 6 घर आगे होता है आपका सप्तम भाव और 8 घर आगे होगा नवम भाव। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि राहु का असली इम्पैक्ट वहीं पर है जो उसके 6 और 8 भाव आगे होता है। अब अगर राहु 2nd हाउस में बैठा है तो दिखने में हो सकता है कि आपको पैसा मिलता हो, चेहरे पे एक चार्म होगा, लोग आपके वर्ड से इंप्रेस होते हैं, लेकिन असली खेल चालू होता है 7th हाउस और 9th हाउस के आसपास। यानी आपकी शादी, रिश्ते, बिजनेस, पार्टनर्स और फॉरेन लिंकअप्स सब यहां से इफेक्ट होने लगते हैं। साथ ही साथ 9th हाउस से आपका भाग्य, आपके पिता, आपकी हायर एजुकेशन और आपकी लाइफ का डायरेक्शन सब निर्धारित होता है। अब अगर इन दोनों ग्रहों के लॉर्ड्स या प्लैनेट्स अच्छे बैठे हैं, मान लीजिए 7th हाउस में ही, तो उसका लॉर्ड बैठा है वीनस, जुपिटर शुभ स्थिति में, या 9th हाउस का लॉर्ड एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बना रहा है, तो समझिए कि राहु का प्लेसमेंट 2nd हाउस में आपके लिए एक वरदान बन गया। आपको अपने पार्टनर से पैसा मिलेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, फॉरेन कनेक्शन से फायदा मिलेगा और आपके फादर से आपको सही टाइम पर सही गाइडेंस भी मिलेगी। भाग्य आपका हर कदम पे साथ देगा, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल चल रही हो। और अगर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस, 11th हाउस या उच्च या केंद्र स्थित में बैठा है, तो भाग्य लिटरली आपका रक्षक बन जाएगा। लेकिन अगर 7th और 9th हाउस के लॉर्ड्स आपके चार्ट में कमजोर हैं, दुश्मन राशि में हैं या पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो अब दिक्कतें आएंगी। आपकी शादी में तनाव, पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट, बिजनेस में ब्रेकडाउन्स और फॉरेन में लॉसेस होंगे। 9th हाउस वीक होने पर आपको फादर से अलगाव, लाइफ में डायरेक्शनलेस फीलिंग या पढ़ाई में रुकावट जैसे बड़े कलेश फेस करने पड़ सकते हैं। भाग्य का हाथ आपके साथ से निकलता हुआ लगेगा और सब कुछ आपको खुद से खींचना पड़ेगा। अब यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट करिए। अगर 7th हाउस में मंगल है और राहु 2nd हाउस में है, तो ये कॉम्बो आपको शादी और बिजनेस में रोज की लड़ाई, तनाव और मिसअंडरस्टैंडिंग देगा। वहीं अगर 9th हाउस में भी कोई अग्रेसिव या पाप ग्रह बैठा है, तो जब उसकी दशा अंतर्दशा आपके चार्ट में चलेगी, तो समझिए जिंदगी में बड़े शॉकिंग इवेंट्स या फेलियर्स आ सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि राहु से 6 और 8 घर आगे के प्लैनेट्स की दशा आपको या तो ऊपर उठा देगी या फिर सीधा नीचे गिरा देगी, और बीच का कुछ नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, अगर राहु आपके 2nd हाउस में बैठा है, तो आपका ध्यान सबसे पहले सप्तम और नवम भाव पर होना चाहिए। देखिए कौन बैठा है वहां पर, किस कंडीशन में है और क्या आपकी शादी, भाग्य और पार्टनरशिप
उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग स्टेबल हैं या अनस्टेबल। आपका जीवन का प्रमुख चमत्कार या प्रमुख संघर्ष वहीं से आएगा। आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में राहु बैठा है, तो उसका प्रभाव आपके एट्थ हाउस और टेंथ हाउस पर कैसे पड़ता है। देखिए, थर्ड हाउस से अगर हम 6 घर आगे गिनेंगे तो एट्थ हाउस आएगा, और अष्टम भाव आगे गिनते हैं तो आता है टेंथ हाउस। और ये दोनों ही घर आपके जीवन का कामकाज और स्टेबिलिटी से जुड़े होते हैं। अब सबसे पहले समझिए कि राहु जब थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति में एक अलग ही प्रकार का पराक्रम यानी कि करेज, मेहनत, लगन और चालाकी आ जाती है। आपके अंदर एक जुनून होता है कुछ करके दिखाने का। आप किसी भी काम को बहुत ही सोच समझकर और चालाकी से करने वाले व्यक्ति बनते हैं। लेकिन सिर्फ राहु का थर्ड हाउस में होना काफी नहीं होता। आपको ये भी देखना होगा कि एट्थ और टेंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और उनका क्या स्टेटस है। अगर आपके चार्ट में एट्थ हाउस का लॉर्ड किसी केंद्र में या फिर मित्र राशि में है या उच्च स्थिति में बैठा है, तो समझिए आपके जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी। आपके जीवन में चाहे जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, आप उससे निकल जाएंगे। आपको बाहर से पैसा मिलेगा, इन लॉस से सपोर्ट मिलेगा, और आपका जीवन ज्ञान और समझ से भरपूर होगा। आपके द्वारा किए गए काम आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर यही एट्थ हाउस का लॉर्ड या प्लैनेट खराब स्थिति में हो या टेंथ हाउस में भी वीक या दुष्ट ग्रह बैठे हों, तो फिर आपके हर एक मेहनत का रिजल्ट जीरो हो सकता है। आप सोचिए, आप दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजा नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी कुछ बनता नहीं। यही हाल होता है जब राहु थर्ड हाउस में हो, लेकिन करियर टेंथ हाउस या स्टेबिलिटी हाउस एट्थ वीक हो जाए। आपके काम का क्रेडिट दूसरे ले जाएंगे, या आप कुछ गलत फैसले लेते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देते हैं। कई बार ऐसे लोग आपके जीवन में कोई ऐसा काम कर जाते हैं, जैसे गलत बिजनेस, गलत आदत, नशा या अनएथिकल काम, जिसका असली भुगतान उन्हें बाद में करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि टेंथ हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो या अपने ही हाउस में हो, उच्च राशि में हो या केंद्र में बैठा हो, तो साथ में राहु थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो आपकी मेहनत का फल आपको सोने पे सुहागा जैसे मिलेगा। आप जैसा काम करेंगे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी भी काम में हाथ डालिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं मैं जो भी काम करता हूँ वो बन जाता है। आपकी हर कोशिश सफल होती है और आप अपने प्रोफेशन में टॉप पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टेंथ हाउस का लॉर्ड या एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो गया या उनमें शनि मंगल जैसे दुष्ट ग्रह बैठ गए, तो आपके काम में रुकावट, बदनामियां और लॉसेस आएंगे ही आएंगे। गलतियां आपकी होती हैं, लेकिन नुकसान आपके करियर का, नाम का और हेल्थ तक पहुंच सकता है। कई बार ऐसे लोग एडिक्शन या अनहेल्दी हैबिट्स में भी फंस जाते हैं, जैसे शराब, सिगरेट या मेडिसिन डिपेंडेंस, जिसका असर उनकी बॉडी पर, उनके करियर पर, किडनी फेलियर, लीवर इश्यूज या बाद में जिसे कहते हैं कि नेम फेम भी चला जाता है। यानी थर्ड हाउस का राहु आपके एफर्ट्स को या तो बहुत ऊंचा ले जा सकता है, या फिर अगर ग्रह खराब हो तो बर्बाद भी कर सकता है। अब मान लीजिए आपके चार्ट में एट्थ हाउस में जुपिटर बैठा है और राहु थर्ड हाउस में है, तो आपको यह समझना होगा कि जुपिटर की दशा में आपको बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो आपको अचानक से लोग मिलेंगे जो आपको ऊपर ले जाएंगे, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलने लगेगा। लेकिन अगर जुपिटर ही खराब है तो उसकी दशा आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। इसी तरह आपको यह भी देखना होगा कि टेंथ हाउस में कौन बैठा है और किस दशा में क्या रिजल्ट दे रहा है। तो याद रखिए, अगर राहु आपके थर्ड हाउस में है तो आपके जीवन के दो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज, जिसे हम कैरियर यानी कि टेंथ हाउस, स्टेबिलिटी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एट्थ हाउस कहते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे।
अगर ये दोनों स्ट्रांग हैं, तो आपको लाइफ में कमाल का ग्रोथ मिलेगा, और अगर ये वीक हैं, तो आपको लाइफ में मेहनत के बावजूद रुकावट, लॉसेस और मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हाउस को ध्यान से एनालाइज करिए, और इनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर आपके 4th हाउस में, आपकी कुंडली के 4th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस का डायरेक्ट संबंध होता है आपके मन से, आपके इमोशन से, आपकी मेंटल पीस, आपका घर का सुख, माँ का आशीर्वाद और आपके इनर स्टेबिलिटी से। अब जब यहीं राहु बैठ जाएगा, तो 2 तरह के इफ़ेक्ट दे सकता है। या तो ये आपका मन को बहुत पावरफुल बनाएगा, या फिर आपके इमोशंस के साथ माया और इल्यूजन का खेल खेलेगा। मतलब या तो आपका मन आपको सही दिशा देगा, या फिर आपके मन से गलत डिसीजन होंगे। इसीलिए यहाँ का राहु बड़ा ही ध्यान से समझना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 4th हाउस से 6 घर आगे आता है नवम भाव, और 8 घर आगे आता है 11वां भाव, यानी कि लाभ भाव। दोनों ही आपके जीवन के लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। जो 9th हाउस होता है वो आपका भाग्य है, आपके पिता, आपके फॉरेन ट्रैवल, धर्म और हायर एजुकेशन का। और 11th हाउस होता है आपके गेन्स का, प्रॉफिट का, आपके दोस्तों का, आपके एल्डर सिबलिंग्स का और जीवन में मिलने वाले लाभ का। अब जब राहु 4th हाउस में बैठा है और ये दोनों हाउसेस पर प्रभाव डाल रहा है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका मन कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, और उस इन्वेस्टमेंट का आपको लाभ मिल भी रहा है या हानि। अगर आपके चार्ट में 11th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, या खुद 11th हाउस में शुभ ग्रह बैठा है, तो समझ लीजिए आपके मन से किए गए काम आपको बड़े प्रभाव देने वाले हैं। मतलब जहां भी आपका मन लगता है, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई नई जॉब हो या कोई रिश्ता, आपको वहां से लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन अगर यहीं 11th हाउस का लॉर्ड वीक हो गया, या दुष्ट ग्रह उस घर में बैठ गए, तो क्या होगा? आप जितना मन लगा के काम करेंगे, उतना ही नुकसान उठाएंगे। काम का रिजल्ट जीरो, या दूसरे लोग आपके एफर्ट्स का फायदा उठा लेंगे। इस स्थिति में कई बार आपके फ्रेंड्स ही दुश्मन बन जाते हैं। आपके सामने दिखने वाले लोग आपकी जड़ काटने लगते हैं, और आपको समझ भी नहीं आता कि धोखा कहाँ से मिल रहा है। अब 9th हाउस की बात करें, अगर वहां शुभ ग्रह बैठा है, या उसका लॉर्ड स्ट्रांग है, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, फॉरेन में हायर एजुकेशन के चांसेस खुलेंगे। लेकिन अगर 9th हाउस में बैठा हुआ ग्रह शनि हो, वो भी शत्रु राशि में, या कोई दुष्ट ग्रह हो, या कोई पाप ग्रह हो, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आप जिस गुरु को मानते हो, वो गलत साबित हो सकता है। आप जिस टीचर या एडवाइजर की सलाह पे काम कर रहे हो, वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि मैं मन से काम करूं, ईमानदारी से किया, फिर भी रिजल्ट जीरो क्यों आया? ये सवाल हर वक्त आपके सामने घूमता रहेगा। यहाँ एक और एंगल है, उसको समझिए, कि कई बार 11th हाउस में गलत ग्रह होने की वजह से आपके दोस्तों से धोखा मिलता है। मन की बात शेयर करने वाले ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। जिनके साथ आप अपनी दिल की बातें करेंगे ना, वही आपको ठगने लगेंगे। आपको लगता है कि किस इंसान पे भरोसा किया, वही आपकी पीठ में छुरा मार गया। आपको लगता है मैं तो सच्चाई से काम किया था, लेकिन दिल से किया था, फिर भी ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? यहाँ पे राहु आपको मन के इलॉजिकल डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है। जैसे जॉब छोड़ के बिजनेस करना, या अच्छी चलती चीज को छोड़ देना किसी नए एक्सपेरिमेंट के लिए, जो बाद में केवल और केवल नुकसान देके जाएगा। राहु पंचम भाव में बैठा हो, तो आपके अंदर या तो एक अलग ही लेवल का जीनियस क्वालिटी लेकर आता है, या फिर ये अपने आप को ही कंफ्यूज करते रहते हैं, या दूसरों को कंफ्यूज करते हैं। मतलब ये बंदा तो बहुत बड़ा क्रिएटर होता है, या बहुत बड़ा इल्यूजन में जीने वाला व्यक्ति। ये अपने टैलेंट का या तो गलत इस्तेमाल करता है, या उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं।
फिफ्थ हाउस का मतलब होता है टैलेंट, क्रिएटिविटी, लव लाइफ, बचपन का प्यार, एजुकेशन और इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर राहु यहाँ बैठा है तो या तो आप किसी से प्यार में बेवकूफ बन सकते हैं, या फिर आपका टैलेंट दूसरे चुरा के आगे बढ़ रहे होंगे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। कई बार आप अपनी खुद की गलतियां, अपने काम में लॉस उठाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने इमोशनल डिसीजन लिया था बिना सोच विचार के। अब आप समझिए कि फिफ्थ हाउस से जो सिक्स्थ पोजीशन पे हाउस होगा वो होता है टेंथ हाउस, जो कि आपका प्रोफेशन, कर्म, करियर का घर है। तो अगर राहु फिफ्थ हाउस में बैठा है और टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में वीक या अफ्लिक्टेड है, तो आपके करियर में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। आप काम में अपना 100% तो दोगे, लेकिन दूसरे लोग आपका आइडिया चुरा के क्रेडिट ले जाएंगे। आप काम करेंगे लेकिन नाम दूसरे कमाएंगे। आपके काम का रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अगर टेंथ हाउस में मेलेफिक या वीक ग्रह बैठे हैं तो आप जॉब स्विच, ऑफिस पॉलिटिक्स या बॉस के साथ टेंशन जैसी चीजें झेलते हैं और कभी-कभी करियर रुक सा भी जाता है। अब चलते हैं पांचवें घर से 8 घर आगे, जो बनता है आपका 12वां हाउस। ये घर होता है लॉसेस का, एक्सपेंडिचर का, हॉस्पिटल्स का, आइसोलेशंस का, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रेवल और मोक्ष का। अगर आपकी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस में भी कुछ वीक ग्रह बैठे हैं या ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड दूसरी जगह पे वीक हो गया, तो राहु की वजह से आप बिना सोचे समझे पैसे उड़ा देंगे, बेकार के रिश्ते में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, हेल्थ का लॉस होगा, हॉस्पिटल तक की नौबत आ सकती है। कई बार गलत एडिक्शन, गलत हैबिट्स या गलत तरीके से रिलैक्सेशन जैसे नशा, एस्केपिज्म, इस तरह या फिर इस तरफ भी ये ले जा सकता है। लेकिन ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर जैसा शुभ ग्रह बैठा हो, स्पेशली अपनी ही राशि में, तो राहु यहाँ एक स्पिरिचुअल सीकर, हीलर, डॉक्टर या फिर फॉरेन सेटलर भी बना देगा आपको। आपको मुक्ति, इनर पीस और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन ये सब ट्वेल्थ हाउस से मिलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कंटेंटमेंट होता है और ये सब कुछ धर्म और सही मार्ग से मिलता है। लेकिन अगर आपके ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर तो बैठा है लेकिन वो वीक है या दूसरी राशि में एफ्लिक्टेड है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के नाम पर फेक गुरु, गलत मार्ग, गलत रिलीजियस एक्टिविटीज में भी डाल सकता है। लेकिन जैसे ही जुपिटर की दशा आएगी, स्पेशली 30-32 के बाद, तो लाइफ में एक नया टर्न आएगा। आप स्पिरिचुअलिटी या फिर ये कहूं कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हो और लाइफ की गलतियों से सीखने लगते हो। जुपिटर अगर स्ट्रांग है तो राहु के इफेक्ट आपको अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर जुपिटर भी वीक है तो फिर आप अपने ही डिसीजन से अपने करियर और पैसा दोनों का नुकसान करते हैं। अब आपकी कुंडली के सिक्स्थ हाउस में राहु है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि राहु अगर छठे भाव में बैठा होगा तो वो अपने से छठे भाव और आठवें भाव को कैसे देख रहा होगा। राहु सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो वहां से छठा भाव बनता है 11th हाउस और आठवां बनता है आपका लगन। आप समझिए इस पूरी सेटिंग को बड़े प्यार से देखिए। सिक्स्थ हाउस में राहु जब भी बैठेगा तो कई बार ये बहुत ताकतवर राजयोग भी बना देता है, क्योंकि ये शत्रु हंता बन जाता है। मतलब ये आपके शत्रुओं को हराने की शक्ति देता है। लेकिन ये कोई कॉपी बुक नियम नहीं है। हर बार राहु सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो फायदा ही देगा, ऐसा नहीं है। यह राहु कई बार इंसान को रोग, ऋण और कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव, इन सब से घेर कर रखता है। तो अब सवाल यह है कि वहां से जो राहु छठा और आठवां भाव को देख रहा है, यानी कि आपके 11वें भाव को और आपके लगन को, वहां पर क्या असर डालेगा। अब 11वां भाव किसका है? गेन्स का, प्रॉफिट्स का, डिजायर फुलफिलमेंट का और कंटेंटमेंट का। अब अगर राहु वहां से 11वें घर को देख रहा हो तो उस घर में कोई कमजोर ग्रह बैठा है तो उसका स्वामी खराब जगह पर होगा। तो फिर
चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, आपको असली सुख नहीं मिलने वाला। आदमी कहेगा कि हम इतना कमाते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं है, वो खुशी नहीं है। और यही बात होती है 11वें घर की, जहाँ पर मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब सोचिए, अगर 11वें घर में जो ग्रह है, वो शुभ स्थिति में हो, तो जो भी आपकी दिल से कही हुई या सोची हुई इच्छाएं हैं, जैसे कि शादी, संतान, धर्म में बढ़ना, समाज में नाम बनाना, वो सब पूरी होंगी। और अगर 11वें घर का स्वामी वहां कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो फिर छोटी छोटी इच्छाओं के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तब आपका संघर्ष जितना भी करेंगे, वो बना रहेगा। कभी हेल्थ, कभी पैसा, कभी रिश्ते, कुछ न कुछ अटका ही रहता है। अब आते हैं हम 8वें भाव पर, यानी कि जो बनता है यहां से आपका लग्न, यानी कि पहला घर। अब अगर आपके लगन का स्वामी मजबूत है, लगन में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका संघर्ष फलीभूत होगा। यानी चाहे आप कितनी भी टक्कर खाएं, लेकिन हर हार के बाद जीत आपकी ही होगी। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, और आप अपनी मेहनत से एक मुकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर लगन का स्वामी ही खराब जगह बैठा हो, 8th हाउस में हो या किसी दुश्मन राशि में हो, तो आपको समझना होगा कि राहु का वो असर आपकी जन्म से लेकर अब तक की लाइफ में लगातार समस्याएं देता रहा। ऐसे लोग बोलते हैं हमारा बचपन ही परेशानियों से बीता, परिवार में दिक्कतें, हेल्थ की दिक्कतें, काम में दिक्कतें, कुछ भी आसानी से नहीं मिला। और ये सब इसीलिए क्योंकि राहु छठे भाव में बैठा था और लगन को देख रहा था अपनी माया से, और उस लगन का स्वामी कमजोर है। लेकिन अगर लगन में कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, वो भी शुभ स्थिति में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो भी करेगा, उसमें उसको सम्मान, बुद्धि, स्वास्थ्य और सफलता मिलेगी। अगर वहीं लगन में बैठा हो शनि, तो वो भी नीच राशि का या शत्रु राशि का, तो याद रखिएगा, जब भी राहु शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी, तब जीवन में बहुत कठिन समय देखने को मिलेगा। और अगर दोनों ग्रह राहु और शनि एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हों, तो ये जीवन में मूल चूल परिवर्तन ले आते हैं। कभी कभी तो ऐसा बदलाव कि आप जिंदगी बदल ही नहीं पाते अपनी। राहु आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 7th हाउस आपके जीवन साथी, आपके पार्टनरशिप, व्यापार, पब्लिक डीलिंग, शादी और रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर राहु यहाँ बैठा है, तो यहाँ से 6 घर आगे होता है 12th हाउस, और 8 घर आगे होता है आपका सेकंड हाउस। तो राहु इन दोनों हाउसेज में अपनी माया की दृष्टि से प्रभावित करेगा। चलिए इन प्रभावों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 12th हाउस की, जो कि व्यय का, यानी कि खर्च का, लॉसेस का, फॉरेन लैंड, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष और हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ भाव होता है। अगर आपके चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड शुभ स्थिति में हो, जैसे कि शुक्र या बुध, वो भी मित्र राशि में, या 12th हाउस में ही हो, तो आपको लाइफ में फॉरेन कनेक्शन से फायदा, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष मिल जाती है। आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पर क्लैरिटी मिलती है, और आप हर सिचुएशन के लिए प्लान करके चल पाते हैं। लेकिन अगर 12th हाउस में कोई पाप ग्रह है, जैसे कि मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, या उसका कोई स्वामी दुष्ट स्थान में हो, तो आपको एक्सपेंडिचर्स, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, एडिक्शन, मेंटल डिस्टरबेंस जैसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। खासकर अगर मंगल वहां हो और राहु सप्तम भाव में हो, तो ये सिचुएशन मैरिटल डिस्प्यूट्स, बिट्रेयल और फिजिकल फाइट्स तक भी ले जा सकती है। इसीलिए आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके 12th हाउस के ग्रहों की क्वालिटी कैसी है, वहां से कौन सा सिग्नल मिल रहा है। अब बात करें सेकंड हाउस की, जो कि आपका धन, परिवार, वाणी, आपके खाने का, आपके रिसोर्सेज का और संस्कार से जुड़ा हुआ भाव होता है। अब राहु सप्तम भाव में होता है, तो वहां से सेकंड हाउस को भी अपनी माया से प्रभावित करता है। और सेकंड हाउस में शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध बैठे हों, तो वो भी मित्र राशि में या स्वराशि में,
तो तो आपको संपन्न परिवार, अच्छी आयु, पैसा, वाणी में मधुरता और संस्कारों से भरा हुआ जीवन मिलता है। आपके विचार लोग सुनते हैं, आप जो बोलते हैं उसका असर होता है लोगों पर, और कई बार तो आपके मुंह से निकला ही शब्द काफी होता है किसी के जीवन को बदलने के लिए। ये एक मैजिकल टच जैसे होता है। लेकिन अगर वहीं सेकंड हाउस या उसका स्वामी खराब स्थिति में हो, या वहां शनि, सूर्य जैसे ग्रह बैठे हों, या मंगल हो, तो यहाँ फैमिली डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वाणी से रिलेटेड इश्यूज, रूड टोन और हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू फूड इनटेक जैसे प्रभाव दिखाई देते हैं राहु की माया के। कभी कभी तो आप अपने खाने के गलत हैबिट से क्रॉनिक इलनेस तक ले जाते हैं आपको। ऐसे चार्ट्स में फैमिली का ब्रेक होना, स्पीच, आपकी वाणी से रिश्तों में दरार आना, और इवन यहाँ तक कि सेकंड मैरिज का इंडिकेशन भी मिलता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस सेकंड मैरिज से भी जुड़ा हुआ होता है। और ये भी समझना जरूरी है कि अगर सेकंड हाउस शुभ हो तो राहु सेवेंथ में हो, तो उसके बावजूद आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकती है। आपकी बातों में दम होता है, लोग आपकी सलाह मान लेते हैं, और कई बार तो आपको खुद भी आश्चर्य होता है कि आप जो आपने अब तक सोचा तक नहीं था, वो चीज आपके जीवन में मिल गई। ये एक रहस्य भरी सिद्धि जैसे होता है, जो व्यक्ति को अनजाने में ही सफल बना देती है। अब बात करते हैं आपके चार्ट्स में अगर राहु अष्टम भाव में बैठा है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या इम्पैक्ट है आपके पहले और तीसरे भाव पर। क्यों? क्योंकि राहु यहां से अपनी माया वाली दृष्टि आपके पहले और तीसरे भाव पर डालेगा। क्योंकि एट्थ हाउस से अगर हम 6 घर आगे जाएंगे तो फर्स्ट हाउस बनता है, और अगर 8 घर आगे जाते हैं तो थर्ड हाउस बनता है। तो समझना होगा कि ये जो राहु एट्थ हाउस में है, ये आपके लिए एक तरह का मैजिक भी बन सकता है और एक इल्यूजन भी। देखिए, एट्थ हाउस में बैठा हुआ राहु आपको दुनिया का, या फिर ये कहूं कि यहां पर बैठ के राहु आपको दुनिया की वही चीजें दिखाएगा, या फिर ये वो दिखाने की कला दे देता है आपको कि जो आप दिखाना चाहते हो, जो छुपाना चाहते हो, वो कोई नहीं समझ सकता। आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक प्रकार का एक जादू, एक इल्यूजन, जिससे आप किसी को भी कुछ भी बिलीव करवा सकते हो। आप इस जादू का यूज कर, अगर आप अच्छे काम में करते हो, जैसे कि स्पिरिचुअल पाथ में, ऑकल्ट फील्ड में, रिसर्च में, साइंस में, डीप एनालिसिस में, या फिर साइकिक हीलिंग में, तो आप कमाल करते हो, नाम बना लेते हो अपना, और लोग आपके काम के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस राहु का यूज गलत रास्ते पे कर लिया, तो फिर वही जादू आपके लिए बुरा नाम, बैड कर्मा और तबाही बन जाएगा। अब बात करते हैं पहले 6 घर आगे, यानी कि फर्स्ट हाउस का क्या इफेक्ट होने वाला है राहु की माया का, अगर राहु आपके 8वें भाव में है तो। फर्स्ट हाउस का मतलब होता है आपका अपना स्वरूप, आपकी अपनी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जीवन। अगर आपका जो लग्नेश है, यानी कि फर्स्ट हाउस का स्वामी एक बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, या उच्च का होके, या मित्र राशियों में, या किसी शुभ ग्रह के साथ, तो समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ की हर बदलाव, हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने आप को हर सिचुएशन में संभाल लेते हैं, और नेगेटिविटी के बावजूद भी आपका अपना जो रास्ता बना लेते हैं आप। लेकिन अगर वहीं लग्नेश, यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीक है, दुश्मन राशियों में बैठा है या दूषित है, तो आप अपनी ही लाइफ को बिगाड़ने के जिम्मेदार खुद बन जाते हैं। आपके डिसीजंस, आपका एटीट्यूड, आपके रिएक्शंस ऐसे हो जाते हैं जो आपके खिलाफ जाते हैं। जिंदगी में 360 डिग्री टर्न आपको नीचे ले जाता है, और आप समझ भी नहीं पाते कि गलती कहाँ हो गई। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, अगर लग्नेश स्ट्रांग है तो आप जिंदगी के हर गड्ढे से बाहर आ सकते हैं। अगर वीक है तो वही गड्ढा
आपको डुबा भी सकता है। अब बात आती है अष्टम भाव से 8 घर आगे यानी कि अष्टम से अष्टम की, तो यानी कि थर्ड हाउस। आपके छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, करेज, एफर्ट्स, मीडिया, सोशल सर्कल का घर है ये। अगर राहु यहाँ पर थर्ड हाउस को अपनी माया वाली दृष्टि से देख रहा है तो आपके द्वारा किए गए काम या तो आप बहुत बड़ा नाम दिलाएंगे या आपको बदनाम कर देंगे। बीच का कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोई काम किया और थर्ड हाउस स्ट्रांग है या उसका लॉर्ड जो है वो शुभ स्थिति में है, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको पहचान मिलेगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन वहीं अगर थर्ड हाउस में या उसका लॉर्ड में कहीं ना कहीं दोष या कोई मेलिफिक प्लेनेट वाला बैठा है वहां पर, तो उसका स्वामी दूषित है, तो समझ लीजिए कि आपके एक्शंस, आपके एफर्ट आपको उल्टा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार आप किसी काम में बहादुरी या रिस्क लेने जाते हो, लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हो। यही नहीं, एट्थ हाउस का इल्यूजन, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप अपना नुकसान कर रहे हो। और यही थर्ड हाउस जो कि आपके छोटे भाई बहन का है, अगर वहां दोष है तो आपके उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, या तो बहुत क्लोज होते हैं या बहुत दूर। अगर राहु की दृष्टि वहां बहुत अच्छी है, उसकी माया वाली दृष्टि, तो आपके अपने सिबलिंग्स आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। अगर बुरा प्रभाव है तो कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और अलगाव की स्थिति बन जाती है। अगर राहु आपकी कुंडली के 9th हाउस यानी कि नवम भाव में बैठा है, तो वहां से वो 6 घर आगे छठे स्थान को कैसे देखेगा? सेकंड हाउस को। और 8वां स्थान वो होगा फोर्थ हाउस। अब ये दोनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हर किसी की लाइफ में, क्योंकि ये एक आपकी फैमिली, बोलचाल, पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्स को दर्शाता है, और दूसरा आपके घर का सुख, माँ, इमोशंस और प्रॉपर्टी और वाहन को दर्शाता है। और राहु जैसे प्लेनेट का इन घरों पर अपनी माया वाली दृष्टि से प्रभाव कैसा रहेगा, ये हम आज बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात आपके सेकंड हाउस की। नवम भाव में बैठ के राहु अपनी छठी माया की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर डालेगा। और अगर सेकंड हाउस में शुभ ग्रह बैठा है जैसे कि शुक्र, बृहस्पति, बुध, और वो भी अपनी मित्र राशियों में या उच्च स्थिति में या इस किसी भी तरीके से बेनिफिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु 9th हाउस में होने के बावजूद आपको जीवन में फाइनेंशियल सपोर्ट, परिवार का सहयोग, बोलने की शक्ति, अच्छी एजुकेशन, खाने पीने की सुविधा, ये सब कुछ भरपूर मिलेगी। और वहीं अगर फोर्थ हाउस में भी अच्छे ग्रह बैठे हों, जैसे बृहस्पति या चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, तो माँ से अच्छा संबंध, घर की सुख सुविधा, वाहन, प्रॉपर्टी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब चीजें राहु के रहते हुए भी आपको भाग्य के माध्यम से प्राप्त होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर राहु 9th हाउस में बैठा है और सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु खुद बैठे हों, तो आप ये समझ लीजिए कि ये राहु धीरे धीरे आपको इन क्षेत्रों में तकलीफ देना शुरू करेगा। सेकंड हाउस खराब होगा, बोलने में कटुता, परिवार में दूरी, धन की कमी, खाने पीने में गड़बड़ी, दांत या आंखों से संबंधित दिक्कतें, ये सब चीजें आ सकती हैं। और वहीं फोर्थ हाउस अगर कमजोर होगा तो आपकी माँ से रिश्ते खराब हो सकते हैं, इमोशंस में उतार चढ़ाव रहेंगे, घर की शांति डिस्टर्ब हो जाएगी, बार बार प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद या नुकसान हो सकते हैं, और हार्ट या लंग से जुड़ी हेल्थ की भी समस्या हो सकती है। अब 9th हाउस में बैठा है राहु, वो आपकी मदरलैंड से भी दूरी बनवा देगा। बहुत बार राहु इस बात का भी सूचक होता है कि आप अपने घर परिवार, अपनी जड़ों से दूर विदेश में जाकर बस जाते हैं या काम करते हैं। और अगर फोर्थ हाउस कमजोर हुआ तो भले ही आप विदेश में अच्छा कमा रहे हो, लेकिन मन की शांति और सुख शांति आपके जीवन में कम हो जाती है। और यहीं से राहु आपको वो बताने की कोशिश करता है कि सुख के पीछे भागना, सुखी होना, ये दोनों अलग बातें हैं। और अगर भाग्य ने साथ दिया, जैसे कि सेकंड और फोर्थ हाउस में शुभ ग्रहों की स्थिति वो अच्छे से प्लेस्ड हों,
तो यही राहु भाग्य से सब कुछ दिलवा देता है। परिवार का प्यार, घर का सुख, पैसा, गाड़ी, बंगले, माँ का आशीर्वाद और विदेश में नाम और शोहरत। लेकिन अगर राहु गलत हो गया या सेकंड और फोर्थ हाउस कमजोर हो गया तो फिर आपका भाग्य ही उसके खिलाफ काम करने लगता है। वो चाहे जितनी मेहनत करे, पैसा टिकता नहीं, घर की शांति भंग होती रहती है और इमोशनली वो हमेशा खालीपन महसूस करते हैं। राहु आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी कि 10th हाउस में बैठा है, तो वहां से वो 6 घर आगे देखता है आपके 3rd हाउस को और 8 घर आगे देखेगा आपके 5th हाउस को। अब 10th हाउस का राहु अक्सर लोग बहुत बड़ा राजयोग मानते हैं। राजा बन जाएगा, बहुत कामयाबी मिलेगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 100 में से मुश्किल से 5 लोगों को ही ये राहु राजयोग देता है। बाकी 95% लोगों को ये राहु संघर्ष की कहानी लिखता है। अब क्यों ऐसे होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एक नए अंदाज में। जब राहु आपके 10वें भाव में बैठा है तो बाहर से देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा, काम बहुत अच्छा करेगा, लेकिन असल में राहु की नजर 3rd हाउस यानी कि आपके एफर्ट्स, स्किल्स और इंडिपेंडेंस पर होती है। राहु की माया वाली दृष्टि। और यहाँ दिक्कतें ये होती हैं कि आप मेहनत तो करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उस मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलता। आपकी स्किल को, आपके एफर्ट्स को पहचान नहीं मिलती, ना तारीफ मिलती है, ना सम्मान मिलता है। और कई बार तो ऐसा देखा है मैंने कि आपके काम का फायदा कोई और उठा लेता है। कोई कंपनी, कोई बॉस या कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो आपके अपने घर का, परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। आप मेहनत करते हैं और कोई और तरक्की कर जाता है। अब बात आती है राहु की 8वीं दृष्टि जो कि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। तो वहां से ये राहु आपके संतान से जुड़ी चिंता, एजुकेशन, इमोशनल रिलेशनशिप्स और फ्यूचर प्लान्स को प्रभावित करता है। राहु यहां बैठकर ऐसा बना देता है कि आप हमेशा भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, संतान की चिंता में लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आती हैं, रिलेशनशिप में धोखा, दर्द और अस्थिरता बनी रहती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति किसी गलत कर्म के चलते संतान या 5th हाउस से जुड़े मामलों में कष्ट पाता है। मतलब आपके आज के कर्मों का प्रभाव आपकी संतान तक पर पड़ता है। 5th हाउस वैसे भी हाई पोस्ट, पॉलिटिकल सक्सेस और नाम यश से जुड़ा होता है, और लेकिन राहु की वजह से ये इंसान वहां तक पहुंच नहीं पाता। कभी कोई अड़चन आ जाती है, कभी समय साथ नहीं देता, तो कभी मेहनत का क्रेडिट ही कोई और ले जाता है। और अगर 3rd हाउस या 5th हाउस में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या इन भावों का स्वामी कमजोर है, जैसे कि 3rd हाउस में नीच का गुरु बैठना या 5th हाउस में शनि का बैठना, मंगल का बैठना या सूर्य का बैठना, तो राहु की वजह से उन ग्रहों की दशा में जबरदस्त नुकसान हो सकता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर संतान सुख, पैसा, मानसिक संतुलन, सब कुछ डगमगा सकता है। लेकिन अगर आपका 3rd हाउस और 5th हाउस दोनों मजबूत हैं, मतलब वहां शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे 3rd में बृहस्पति उच्च का, बुध मित्र राशि में हो या 5th हाउस में शुक्र या बृहस्पति अच्छे प्लेस्ड हो, तो वहीं राहु राजयोग बना देता है। फिर आपकी मेहनत को पहचान मिलती है, समाज में नाम होता है, आपका किया हुआ काम आपको यश, पैसा और सफलता देता है। आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, पढ़ाई में सफल होंगे, आप खुद भी भविष्य के लिए स्ट्रांग पोजीशन में पहुंचेंगे। स्टॉक्स, क्रिएटिव फील्ड्स, बच्चों की सफलता, रोमांटिक रिलेशनशिप्स और राजनीति, इन सब चीजों में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलती है। और हाँ, एक बात, 3rd हाउस एफर्ट से नहीं जुड़ा है, ये आपके भाई बहनों से भी जुड़ा हुआ है। केवल एफर्ट्स पर ध्यान मत दीजिएगा। राहु अगर गलत तरीके से 3rd हाउस को देखेगा, अपनी माया वाली दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा, तो वहां कोई खराब ग्रह बैठा है, तो भाई बहनों से मतभेद, दूरी, रिश्तों में तनाव भी हो सकता है। वहीं अगर 3rd हाउस मजबूत है तो राहु की ये दृष्टि माया वाली वहां पॉजिटिव असर भी देगी। भाई बहन भी आपकी सफलता में सहयोगी बनेंगे।
राहु आपके 11th हाउस में बैठा है तो लोग तुरंत बोलते हैं कि बहुत पैसा होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, फॉरेन ट्रिप्स, न्यूयॉर्क सिटी खरीद लेगा ये बंदा। ऐसे ऐसे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है कि बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलते हैं, और कहीं ना कहीं सच तो होता है। लेकिन ये सच सिर्फ तभी भी है जब बाकी ग्रहों की स्थिति भी उस सक्सेस को सपोर्ट करती हो। क्योंकि 11वें भाव का राहु अगर सही से योग बनाए तो बड़ा पैसा, बड़े कॉन्टैक्ट, बड़े नेटवर्क, बड़े ड्रीम्स पूरे करवा सकता है। पर समस्या तब होती है जब इस राहु की दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव से आगे, अगर हम देखें तो 4th हाउस पर, या 8 घर आगे देखें तो छठे घर पर। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बात करेंगे आपके चौथे भाव की, क्योंकि 11वें भाव में बैठकर 6 घर आगे राहु अपनी माया वाली दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। और 4th हाउस होता है आपके घर का, सुख का, माँ का, मन की शांति, इमोशंस, आपके वाहन, आपके रियल एस्टेट, सब चीजों से जुड़ा हुआ। अब अगर आपके चार्ट में 4th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, या उस हाउस में शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति वैसे अच्छी स्थिति में हैं, तो समझ लीजिए कि 11वें भाव का राहु राजयोग बनाता है। आपको पैसा भी मिलेगा, मेंटल पीस भी मिलेगा, मन से प्रेम भी मिलेगा, और जिंदगी में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन अगर 4th हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, मान लीजिए नीच का गुरु या दुख कारक शनि, तो फिर आपके पास चाहे पैसा हो, अंदर से आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं होंगे। घर तो होगा पर उस घर में सुख नहीं होगा। गाड़ी तो होगी पर मन में चैन नहीं होगा। लोग कहेंगे कि बहुत पैसा है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन असलियत में आपके जीवन में शांति नहीं होगी। हर रोज घर में टेंशन, ताने, स्ट्रेस, मन अशांत रहना, ये सब होने लगता है। राहु बाहर से चमक दिखाता है पर अंदर से खाली कर देता है। और 4th हाउस अगर वीक हो तो बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति रहती है। अब बात करते हैं छठे भाव की, जिसको राहु 11वें भाव में बैठ के अपनी 8वीं दृष्टि से, माया वाली दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेगा। छठे हाउस का मतलब होता है कंपटीशन, डेली रूटीन, जॉब, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोग, ऋण और शत्रु। अगर आपके चार्ट में 6th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, या 6th हाउस में शुभ ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, तो आपके लिए ये राहु बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका रूटीन सेट होगा, आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा, जॉब में सफलता मिलेगी, और आप हर कंपटीशन को जीत के निकाल लेंगे। हेल्थ भी ठीक रहेगी और लाइफ एक सिस्टम के साथ चलेगी। लेकिन अगर 6th हाउस वीक है, या 6th हाउस का लॉर्ड डिबिलिएटेड है, या वहां पे पाप ग्रह बैठे हैं, तो ना जॉब मिलेगी, ना कंपटीशन क्लियर होगा, ना हेल्थ ठीक रहेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी कुछ काम करने लायक ही नहीं रहता। अकेले रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, तो वहां दुश्मनी बनेगी, ना राइवलरी होगी, क्योंकि आपका सोशल सर्कल ही तो जीरो है। यही वजह होती है कि कई बार राहु 11वें घर में होने के बावजूद एक इंसान को बिना काम के डायरेक्शनलेस, कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड बना देता है। देखिए, सबसे पहले बात यह समझिए कि राहु जब 12th हाउस में आएगा तो इसे कहते हैं दो एक्सट्रीम्स का ग्रह। या तो आपको इस पार ले जाएगा या उस पार। इस पार का मतलब जीवन में भ्रांति, भटकाव, असंतुलन, गलत आदतें, और उस पार मतलब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सच्चाई की समझ और परमात्मा से जोड़ने की क्षमता। आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि 12th हाउस में राहु या जीवन को बर्बाद करेगा या जीवन का सच दिखा देगा। बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। अब समझिए, 12th हाउस से अगर हम 6 घर आगे देखें तो वो होता है आपका पंचम भाव, और अगर 8 घर आगे देखें तो वो होता है आपका सप्तम भाव। इसका मतलब है कि राहु का असर डायरेक्टली आपके पंचम और सप्तम भाव पर माया वाली दृष्टि पड़ेगी, जो कि पढ़ाई, प्यार, संतान, बुद्धि और विवाह, पार्टनरशिप और व्यवहार से जुड़े हुए हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी आपके चार्ट में स्ट्रांग है, या 5th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, उसके सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में पढ़ाई में सफलता,
लव लाइफ में सुख, बच्चों का सुख, अच्छी बुद्धि और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ मिलेगी। आप एक टीचर, काउंसलर, ज्ञानी व्यक्ति, गाइड, मेंटोर, एडवाइजर जैसे बन सकते हैं। आपके पास एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेप्थ आ जाती है। आप मंत्र, पूजा, शास्त्र, ध्यान, मेडिटेशन सब चीजें सीख जाते हैं। लेकिन अगर फिफ्थ हाउस वीक हो गया या उसका लॉर्ड या उसमें बैठा हुआ ग्रह दुर्बल या पापी है, तो वहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। आप पढ़ाई छोड़ देते हैं या ध्यान नहीं लगता। आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। जल्दी पैसा कमा लूं, कुछ तो हो जाएगा, और ये सोच कर आप गलत रिलेशनशिप्स, गलत चॉइसेस ले लेते हैं। कई बार सिर्फ मौज मस्ती, रोमांस, चंचलता में पड़ जाते हैं और अपना करियर, समय और आत्मा शक्ति सब कुछ गवा देते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि कल क्या करोगे, तो जवाब होता है पता नहीं, देख लेंगे। यही दशा होती है जब राहु आपको भटकाता है। अब आइए बात करते हैं सेवेंथ हाउस की, जो कि ट्वेल्थ हाउस से 8 घर आगे होता है। यहाँ पर राहु की माया वाली दृष्टि, और जिसे कहते हैं कि राहु की प्रबल दृष्टि मिलती है। ये आपकी शादी, बिजनेस पार्टनरशिप, व्यवहारिक जीवन, जनता के साथ संबंध और पब्लिक इमेज का घर है। अगर सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है, उसका लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, या वहां शुभ ग्रह बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो राहु आपको फॉरेन कनेक्शन, स्ट्रांग बिजनेस पार्टनर, गुड लाइफ पार्टनर और बाहर के दुनिया में अच्छा नाम दे सकता है। आपको एक रेपुटेशन, एक स्टेट, एक पहचान मिलती है। लेकिन अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड दुर्बल है या उस घर में शनि, मंगल जैसे पापी ग्रह बैठे हैं, तो समझिए शादी और पार्टनरशिप आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, बिट्रेयल, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब हो सकता है। बिजनेस में पार्टनर से धोखा, डील्स का टूटना, पब्लिक इमेज में गिरना, ये सब संभव है। कई बार तो गुप्त शत्रु आपके पीछे लग जाते हैं। लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, पीछे से चाल साजिश चलते हैं। और दुख की बात तो यह है कि कई बार आप ही अपनी इमेज खराब कर लेते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। ये दोनों भाव, पंचम और सप्तम, आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट और डेलिकेट एरिया हैं। और जब राहु ट्वेल्थ हाउस में होता है, तो ये दोनों भाव सीधे राहु की माया की दृष्टि से प्रभावित होते हैं। अगर आपके ग्रह सही जगह पर हैं, तो आपके जीवन में कंफ्यूजन, भटकाव और अपराध बोध का शिखर बन जाएगा। प्यार में धोखा, करियर में गड़बड़, शादी में टेंशन और व्यवहार में असंतुलन, ये सब चीजें आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन अगर आपके चार्ट को समझकर ग्रहों की एनर्जी को ठीक से हैंडल करते हैं, तो राहु आपको बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत गहरी समझ और स्पिरिचुअल डेप्थ भी दे सकता है। वो आपको दुनिया की असली सच्चाई से मिलाएगा। जो लोग इस राहु को सही समझते हैं, वो सबसे ज्यादा मैच्योर, इवॉल्व्ड और स्पिरिचुअली अवेयर इंसान बन जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप डायरेक्ट उपाय जानने के लिए वीडियो को स्किप कर कर यहाँ इस पार्ट पर आए हैं, तो आपको पहले पूरी वीडियो सुननी चाहिए। आपका राहु कहाँ प्लेस्ड है, वहां से कितने घर आगे, कौन से भाव को, कौन से ग्रह को देख रहा है, उसको समझिए पहले, फिर उपाय करिए। देखिए, जब भी राहु से जुड़ी तकलीफों की बात आती है, चाहे वो रोग हो, शत्रुता हो, मन में शांति हो, या कोई बार बार आने वाली समस्या हो, तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, बल्कि डीप एनर्जी लेवल पे काम करते हैं जाके। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा ही था कि मैं कुछ स्पेशल उपाय बताऊंगा आज, जो आप रेगुलरली फॉलो करें, तो आपकी लाइफ में बहुत सी परेशानियां सॉल्व और स्मूथली आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं वो उपाय हैं क्या। सबसे पहला उपाय, जो सांड होता है, जिसे बुल कहते हैं, उसको भोजन कराएं। शास्त्रों में साफ कहा गया है, सांड यानी बुल राहु और शनि दोनों ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से सुनिए, राहु से छठा भाव जोड़ता है रोग और शत्रु।
और राहु से 8वां भाव जुड़ता है अचानक घटने वाली घटनाओं, ऑपरेशन, दुख और अनहोनी से। तो जब आप सांड को भोजन देंगे, बुल को भोजन कराएंगे, बैल को भोजन कराएंगे, तो आप सीधे-सीधे राहु और शनि दोनों की ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन से अनवांटेड शत्रुता, एक्सीडेंट्स, बीमारी और बिना वजह की परेशानियों को धीरे-धीरे काम कर रहे हैं। दूसरा उपाय क्या है? बहुत अच्छे से नोट करिए, हर चीज को समझिए पहले, तब उसके बाद कोई उपाय करिए। और ये नहीं कि आपने सुन लिया, आपका राहु अच्छा होगा और अगर आपने उसको खराब कर लिया उसका उपाय करके, तो यही लोग आजकल करते हैं कि सीधा उपाय पे आ जाते हैं, पूरी डिटेल सुननी ही नहीं। पहले आप सुनिए, समझिए कि आपका राहु अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छे राहु में आप ऐसे उपाय कर लेंगे, तो कहीं न कहीं वो गलत इफ़ेक्ट भी दे जाएँगे। दूसरा उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। काले कुत्ते को 43 दिन लगातार रोटी या भोजन खिलाएं। अब देखिए, काला कुत्ता राहु की छाया रूपी ऊर्जा का प्रतीक है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप लगातार 43 दिन तक बिना रुके काले कुत्ते को भोजन देते हैं, तो राहु से उत्पन्न रोग, छुपे हुए शत्रु, मानसिक बेचैनी और अचानक आने वाली परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। ये एक कर्म की तपस्या है, 43 दिन तक ये करना। राहु की ऑसिलेटिंग एनर्जी को डिसिप्लिन करता है और यही राहु की समस्या जड़ है, अशांत और दिशाहीन एनर्जी। इसीलिए जब आप उसे रोज खाना देते हैं, आप असल में राहु को सेवा और श्रद्धा से संतुष्ट कर रहे हैं। अंत में बस इतना कहूंगा कि राहु की माया जहां नहीं होती, वहीं उसके पीछे छुपा होता है एक चमत्कार का दरवाजा या बड़ी परेशानी का रास्ता। आपने अगर इस ज्ञान को समझा, तो आप अपने जीवन के अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक क्लिक किसी और के जीवन का राहु शांत कर दे। आपका ज्ञान भी बढ़े, आपका जीवन भी निखर जाए। शुभ हो, सफल हो, सार्थक हो। जय काल भैरव।